नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 24 घंटे का ये अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से? जी देखिए, अभी अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया गया है, और जिसमें ऊपरी पहाड़ी जो जनपद है उनमें हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ में बर्फबारी की आशंका जताई है। और साथ ही जो मैदानी जनपद है यानी देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर के साथ साथ नैनीताल, जो निचले इलाके हैं मैदानी जनपद है, उसमें बारिश के साथ साथ में ओलावृष्टि की भी चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। हालांकि राजधानी देहरादून की बात करें तो सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है, बादल छाए हुए हैं, और आने वाले जो 24 घंटे होंगे तो वो पूरे प्रदेश में बारिश और हल्की से मध्यम ऊपरी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अगर मौसम बदलता है, बारिश और बर्फबारी होती है, तो कितना असर पड़ेगा उन लोगों पर जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो पुलिस प्रशासन की टीम है, जो स्वास्थ्य कर्मियों की टीम है, जो लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, जो अस्पतालों में मदद कर रहे हैं लोगों की, उनको कितना प्रभावित करेगा ये बदलता हुआ मौसम? देखिए, मौसम लगातार उत्तराखंड में बदलता जा रहा है, और ऐसे में करीब ये अप्रैल माह चल रहा है, और अप्रैल माह में ये ऐसा माना जा रहा है कि ये समाप्ति की ओर है। और ऐसे में जिस तरह के मौसम विभाग का अलर्ट है, और ऊपर से प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है, लॉकडाउन किया जा रहा है, तो ऐसे में दिक्कतें जरूर होंगी उनके सामने। जो स्वास्थ्यकर्मी है, अन्य जो आवश्यक सेवा उत्तराखंड में दे रहे हैं, उनके सामने जरूर बाधा बन सकती है। लेकिन इतना है कि अभी इतनी बड़ी चेतावनी मौसम विभाग के ओर से नहीं की जा रही है, क्योंकि हल्की से मध्यम बारिश और ऊपरी इलाकों में हल्की से हल्की बर्फबारी मौसम विभाग के द्वारा की चेतावनी दी गई है। लिहाजा पूरे प्रदेश में जिस तरह से लॉकडाउन है, तो उससे कोई प्रभावित इतना नहीं माना जा रहा है। बिल्कुल, ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़कोट का रुख करते हैं। बड़कोट से बड़ी खबर आ रही है, जहां एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। 11 कोरोना संदिग्धों की पुलिस ने पहचान की है। बड़कोट में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। 11 कोरोना संदिग्धों की पुलिस ने पहचान की है। खबर चलाने के बाद सियालना गांव पहुंची पुलिस और सभी कोरोना संदिग्धों को थाने लाया गया। उत्तरकाशी के गंगोरी में मजदूरी करते हैं ये सभी। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है, क्या जानकारी है? देखिए, ये सबसे पहले हमने एबीपी गंगा के माध्यम से दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से 11 संदिग्ध जो लोग हैं वो अचानक से सियालना गांव में घुस जाते हैं। और जो जानकारी अब जब लगी है, उसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ 2 वाहनों के साथ सियालना गांव के पास पहुंचता है, और इन जो 11 लोगों को, जो 11 संदिग्ध लोग हैं, इनको अपने साथ थाना बड़कोट में लेके आते हैं। इनकी पहचान की जाती है। पहचान के रूप में पता चलता है कि ये 11 के 11 जो लोग हैं वो यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं, और ये बता रहे हैं कि वो इससे पहले मजदूरी किया करते थे। और ये बताया गया है कि पिछले 3 दिनों से ये गंगोरी और गजोली, ये 2 गांव ऐसे हैं उत्तरकाशी के पास से, जहां से पैदल जंगल के रास्ते आते हुए, क्योंकि इनका जो राशन खत्म हो गया था, इसके बाद ही इन्होंने फैसला लिया कि वो अपने घर सहारनपुर चले जाए। लेकिन ये मामला गंभीर हो जाता है कि जिस ठेकेदार के साथ ये जो लोग हैं, मजदूर हैं, ये काम कर रहे थे, आखिर ठेकेदार ने इनको कैसे छोड़ दिया और कैसे ये जंगलों के रास्ते चल दिए। जी, तो इन 11 संदिग्धों को क्या क्वारंटीन किया गया है? इसके आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है प्रशासन?
देखिए, ये एक अहम सवाल हो जाता है कि जिस तरीके से अचानक से 11 लोग किसी गांव में दिख जाते हैं। अभी फिलहाल थाना बड़कोट में इनको लाया गया। रात को गढ़वाल मंडल विकास निगम में इनके रहने की व्यवस्था की गई थी, खाने की व्यवस्था की गई थी। अब प्रशासन ये कह रहा है कि फिलहाल इनको इनके जो लक्षण हैं वो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इनको दिखवाया जाएगा, इनका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। इसके बाद ही कोई फैसला इसमें लिया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ बड़कोट में। सभी 11 संदिग्धों को पुलिस प्रशासन ने थाने लाया है। उत्तराखंड में आज से सचिवालय और विधानसभा खुलेंगे। 21 मार्च से ही सचिवालय और विधानसभा को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद आज से विधानसभा में मंत्री बैठ सकेंगे। वहीं कोरोना वायरस को लेकर जिलों में अभी भी यथास्थिति बनी रहेगी। जिन जिलों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, वहां पर अभी सरकार का मत स्पष्ट नहीं है। फिलहाल सरकार के सामने कई चुनौती हैं जो बरकरार हैं। तो आज से सचिवालय और विधानसभा खुलेंगे। आज से विधानसभा में मंत्री बैठ सकेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, आज से विधानसभा और सचिवालय खुलेंगे, मंत्री बैठेंगे विधानसभा में, क्या कुछ कार्य योजना बनाई जाएगी, क्या रणनीति होगी, किस तरह की इसमें जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए कौशल, करीब 25 दिन हो गए हैं और उत्तराखंड में करीब 25 दिनों से विधानसभा और सचिवालय बंद था और ऐसे में सरकारी कामकाज भी जरूर प्रभावित हो रहा था। ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया है कि सचिवालय और विधानसभा आज से खुलेंगे। पूरा सचिवालय में करीब जितने भी सारे तो नहीं, लेकिन जितने भी ज़रूरत वाले विभाग हैं, जो आवश्यक विभाग है, वही सिर्फ वहाँ पर पहुँचेंगे, उनके अधिकारी पहुँचेंगे, तमाम समीक्षा अधिकारी, अनुसूचित तमाम ऐसे अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे। और साथ ही विधानसभा में मंत्री अपने अपने कार्यालयों में मौजूद रहेंगे। हालांकि पूरे दिन का ऐसा कोई विवरण नहीं है कि पूरा दिन बैठने के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन इतना है कि सचिवालय में अधिकारी मौजूद रहेंगे और विधानसभा में जो सरकार के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो रहेंगे। और पूरे प्रदेश में जिस तरह से कौशल लॉकडाउन जारी है, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री अपना विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तमाम रणनीति बनाएंगे, आखिरकार किस तरह से इस भीषण आपदा से निपटाया जाए। लिहाजा तमाम जितने सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहे थे, अब वो जो सचिवालय हैं वहाँ से संचालित किए जाएंगे, देखरेख होगी, मॉनिटरिंग होगी, आखिरकार कौन से कार्य, तमाम ऐसे बड़े कार्य थे जो प्रभावित किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये सरकार के सामने चुनौती भी है कि आखिरकार जिस तरह से अब 3 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, उस स्थिति से कैसे सरकार निपटेगी, राज्य सरकार निपटेगी, उस दृष्टिकोण से भी सरकार तमाम अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे अभी उत्तराखंड में छोटी सी ये अहम जानकारी ये जानना चाहेंगे कि जिन जिलों में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है, उन जिलों को लेकर क्या कुछ छूट, रियायत, ऐसा कुछ वहां के लोगों को मिल सकता है? ऐसी कुछ कार्य योजना बनाई जा सकती है क्या? जी देखिए कौशल, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिन भी प्रदेश के जिन जनपदों में कोरोना मरीज का एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाए गए हैं, उनमें सरकार ढिलाई देगी। यानी जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजमर्रा के कार्य निपटाने के लिए तुरंत इस तरीके की आवश्यक कार्य करने के लिए सरकार वहाँ पर ढील देनी जा रही है। और सबसे यही बात होगी कि महत्वपूर्ण यही है कि जितने भी प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, उत्तरकाशी है, टिहरी है, तमाम ऊपरी पर्वतीय जनपद हैं, उनमें कुछ ऐसे जनपद हैं जिनमें कोरोना मरीज नहीं पाए गए हैं। और ऐसे में उनमें सरकार जरूर ढील देगी, चाहे वो किसानी से संबंधित कार्य हों, तमाम उनकी रोजमर्रा के आजीविका से संबंधित कार्य हों, उनमें जरूर ढिलाई देनी जा रही है। लेकिन जो निचले इलाके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के जो राजधानी है देहरादून की बात करें, उधमसिंह नगर की बात करें, हरिद्वार और नैनीताल की बात करें, तो ये ऐसे मैदानी जनपद है, इनमें सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज पाए गए हैं। लिहाजा पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या अगर है तो वो राजधानी देहरादून में है, जिसमें 18 कोरोना मरीज पाए गए हैं। और ऐसे जो जनपद है जहां पर सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, उनमें सरकार सख्ती से पेश आने वाली है। और सरकार की ओर से तमाम जनपदों के जितने भी मैदानी जनपद है जहां पर कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, हो सकता है कि वहां लोगों को थोड़ी बहुत रियायत मिली जाए। लेकिन जहां पर जैसे राजधानी देहरादून की बात करें तो सबसे ज्यादा केस वहीं सामने आए, तो सख्ती और बरत सकती है सरकार की ओर से। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने यह साफ कर दिया कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी जिले को कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। किसी भी जिले में लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा और 3 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी तरह के धार्मिक स्थल लॉकडाउन की अवधि तक जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो पाएंगी। इसके लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। प्रदेश में जारी कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो सकता है, लेकिन उसमें मजदूर बाहर से नहीं आएंगे। व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 आदमियों का या उससे अधिक बिल्कुल प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह में और अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रम जब करेंगे, मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य लेनी पड़ेगी, जिला मजिस्ट्रेट। इससे अलग हमने राज्य में 20 तारीख तक यदि कोई अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहता है इंडस्ट्रियल स्टेट के अंतर्गत, उसको अनुमति देंगे, लेकिन उसको पूरी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार को अनुमति हेतु आवेदन करना पड़ेगा। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सरकार लगातार विचार कर रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के रावलों को सड़क मार्ग से भी लाने पर विचार हो रहा है। केदारनाथ के कपाट खुलने के लिए मान्यता के अनुसार किसी को भी रावल की जगह पर नॉमिनेट किया जा सकता है, इसलिए कपाट कौन खोलेगा इस पर विचार चल रहा है। वहीं बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। तो वो तो जो होगा वो बाद में होगा। अभी तो मैं जो हुआ वो बताया भाई साहब आपको। इसी प्रकार से जो 4 धाम के लिए अभी जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री में जो कपाट खुलेंगे उनमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसके अंतर्गत रावल या वो बाहर से आने की बात है। केवल बद्रीनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ में, केदारनाथ में भी जो स्थिति बनी है, इन दोनों में जो पिछले 300-400 साल का अध्ययन हुआ उसके अनुसार वो उस पावर को किसी को नॉमिनेट करने की मिल सकती है। हालांकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय से आज भी बातचीत हुई, मेरी खुद भी हुई है, और चीफ सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिखी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बात की और वहाँ भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा कि हम उनको आने की अनुमति इस रूप में बाई कार दी जाएगी। अगर वहीं सीएम आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लॉकडाउन के दौरान शादियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। बैठक में लॉकडाउन के दौरान शादियों को अनुमति मिल गई है, लेकिन इस दौरान होने वाली शादियों में सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही शादी समारोह घर में ही रखा जाएगा और शादी करने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। तो शादी में सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चर्चा हमने की कि जो शादी है, हमने अपने राज्य में शादी को अलाउ किया है। वो शादी अंतरजनपदीय हो सकती हैं, उनमें 5 व्यक्ति इस रूप से रहेंगे और वो घर के अंदर उसको करना होगा। या जो समारोह हम करेंगे, शादी समारोह, वो घर के अंदर होगा। जैसा दूल्हा दूल्हे के पिताजी, दुल्हन दुल्हन के पिताजी, घर के लोग घर में तो होंगे ही, नहीं, घर के लोग घर के अंदर तो रहेंगे। अनुमति 5, जैसा उदाहरण के तौर पर दूल्हे ने कहा जी हम जाना चाहते हैं, और तो हम 5 लोगों को वहाँ अनुमति मिलेगी। घर के अंदर जो होगी, घर के अंदर वो होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन करना होगा। तो लॉकडाउन पर त्रिवेंद्र सरकार के बड़े फैसले क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। सभी 13 जिलों में ये लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना मुक्त जिलों को राहत नहीं मिलेगी। राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी होगा। सभी धार्मिक स्थलों में जनता के प्रवेश पर रोक रहेगी।
प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो पाएंगी। कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा, मजदूर बाहर नहीं निकलेंगे। घर के अंदर शादी की इजाजत सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। तो ये वो फैसले हैं जो लॉकडाउन को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पुलिस चौकी से जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा गया। जिला प्रशासन की तरफ से राशन के पैकेट बनाकर पुलिस चौकियों पर भेजा जा रहा है, जहां इस राशन को उन लोगों को बांटा जा रहा है जिनके राशन कार्ड नहीं है। देहरादून में पुलिस थाने के बाहर खड़े ये लोग कोई मुकदमा दर्ज कराने नहीं पहुंचे हैं, बल्कि इन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए राशन चाहिए। लॉकडाउन के बाद हालात ऐसे हैं कि लोगों के सामने खाने पीने की चीजों की परेशानी हो गई है। जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है, मगर पुलिसकर्मी सिर्फ उन लोगों को राशन दे रहे हैं जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। दरअसल राशन कार्ड धारकों को तो सरकारी राशन मिल भी रहा है, मगर ऐसे कितने ही लोग हैं जो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे लोगों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। यहाँ से पहले सर्वे किया जा रहा है कि वास्तव में नीडी लोग कौन है। बेसिकली वो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हीं को बांटना है, क्योंकि राशन कार्ड होल्डर को राशन शॉप से सामान बिकना है। तो हमारे चौकी इंचार्ज हमारे कोतवाल साहब इन लोगों ने सर्वे किया। ये 1 शाम पहले पूरा सर्वे करें कि किन लोगों का राशन खत्म हो गया या ऐसे कौन नए परिवार आए जिनको वास्तव में ज़रूरत है, तो उस हिसाब से उनको बांटा जा रहा है। उनको पहले टोकन दिए जा रहे हैं, फिर बांटा जा रहा है। जिन लोगों को राशन बांटा जा रहा है उनके नाम का पहले सर्वे कराया गया था, जिसके बाद ही उन्हें राशन बांटा जा रहा है। राशन के पैकेट में घर की जरूरत का सामान मौजूद है, ताकि जरूरतमंदों को कुछ तो राहत मिले। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रामनगर में लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों की समस्या बढ़ गई है। ऐसे में उन बच्चों का पेट भरने के लिए लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जो दूध पर निर्भर हैं। दूध की व्यवस्था नहीं होने पर लोग चीनी को घोलकर बच्चों को पिला रहे हैं। कई सामाजिक संगठन और स्थानीय प्रशासन लोगों को राशन बांट रहे हैं, लेकिन बच्चों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। दूध आता नहीं है कहीं, अब बच्चे रोते हैं, रात को परेशान करते हैं। कैसे इनका पेट भरते हैं आप लोग? ऐसे कम पानी घोल के पिलाते हैं, ऐसे चीनी डाल के ऐसे पालते हैं। और क्या, या फिर पूरा राशन भी नहीं आता, ना बच्चे के लिए दूध आता कहीं। राशन नहीं मिल रहा? नहीं, राशन कुछ नहीं है। उधम सिंह नगर में लॉकडाउन का पालन करने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता विकास कुमार की ये रिपोर्ट। नगर में भी पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मैं इस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर हूं, जहां पर पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। आज से एक जो कंपनी है पैरामिलिट्री फोर्स की वो यहाँ बुलाई गई है उधम सिंह नगर जनपद में। उसमें किच्छा और रुद्रपुर, इसके अलावा पंतनगर में पैरामिलिट्री के जो जवान हैं आप देख सकते हैं चेकिंग कर रहे हैं। जो भी आने जाने वाला है बॉर्डर पर उनकी तलाशी ली जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अब पैरामिलिट्री फोर्स के आने से जो यहाँ लोकल की पुलिस थी उसको थोड़ी राहत मिलेगी और वो अपने गली मोहल्लों में जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सकेंगे। और बॉर्डर पर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो चौराहे हैं वहाँ पर भी पैरामिलिट्री के फोर्स के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। विकास कुमार, एबीपी गंगा, रुद्रपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उत्तराखंड प्राइम पर खबरें जारी हैं। ब्रेक का स्वागत है आपका। बागेश्वर के कफौली गांव में बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट दौड़ने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में लाइनमैन सहित 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक ग्रामीण को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य 2 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। रुड़की के झबरेड़ा इलाके में दंपति ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जबकि उसकी पत्नी की लाश कमरे से बरामद हुई। खुदकुशी की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। इकबालपुर में एक पति के द्वारा आत्महत्या किए जाने के घटना के उपरांत इसकी जानकारी जब उसकी पत्नी को हुई तो पत्नी ने भी घर में
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों का पंचायतनामा करवाया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। काशीपुर के ढकिया गांव में एक युवक ने अवैध तमंचे से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत पेशे से ड्राइवर था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। गोली मारने की बात सामने आई थी तो पुलिस टीम मौके पे गई, वहाँ पे पूछताछ करी गई और ये पाया गया कि इसने सुसाइड करना प्रथम दृष्टया लग रहा है। पुलिस टीम द्वारा इसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। खटीमा के उलानी गांव में 122 एकड़ जमीन पर बोई गई गेहूं की फसल को प्रशासन ने काट लिया। इस दौरान प्रशासन की टीम का किसानों के साथ विवाद भी हुआ, जिसे देखते हुए पुलिस बुलानी पड़ी। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर किसानों और सरकार के बीच विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए प्रशासन ने फसल को काट लिया है और उससे जो पैसा मिलेगा उसे फिलहाल सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा। उलानी में सीलिंग की भूमि घोषित की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसमें एक विवाद चला था, जिसमें सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया था। उसके क्रम में कब्जा लिया गया था विगत 31 अक्टूबर को, जिसमें इसके बाद फिर इसमें यह संज्ञान में आया था कि गेहूं इत्यादि बोने का प्रयास किया गया था और अभी मामले को कोर्ट में विचाराधीन भी है। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के 4 धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। गंगोत्री धाम के रावल धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी ने उनका स्वागत किया। 26 अप्रैल को पूरे विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, लेकिन लॉकडाउन के चलते श्रद्धालु मौजूद नहीं होंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन किया जाएगा। यथा उचित डिस्टेंस रखते हुए इस परंपरा को मनाएंगे, जिसमें प्रातः से ही भगवती गंगा जी का पूजन अर्चन और श्रृंगार और हवनात्मक बीज मंत्रों से गंगा जी का उस दिन होता है, जो हम इस बार भी करेंगे और पूरे देश नहीं अपितु पूरे विश्व के, क्योंकि सनातन धर्म ऐसा है जो कहता है विश्व का कल्याण हो। बागेश्वर में दुकानदार की पिटाई के मामले में एक एसआई और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कोतवाल को भी कोतवाली से हटाकर बागेश्वर डीसीआर में अटैच कर दिया गया है। कपकोट थाने में तैनात सिपाही पवन कुमार ने एक दुकानदार की खूब पिटाई की थी, जिससे उसका हाथ टूट गया था। और वो जो सिपाही है कांस्टेबल, उसको कुछ नहीं बोलते हैं, उल्टा हमें पीड़ित पक्ष को धमका के और डरा के ऐसी दहशत फैला देते हैं जिसका कोई हद नहीं है। अभी एसपी मैडम का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई की, निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए प्रदेश प्लस मेरे सहयोगी राजीव ढोंडियाल के साथ।